ठीक है। तो कल अपन ने टीपी में सेक्शन 30 तक पढ़ा था, आज अपन टीपी में सेक्शन 31 से पढ़ रहे हैं। तो सेक्शन 31 क्या कहता है टीपी में? सेक्शन 31 ये कह रहा है कि जब भी कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर करता है तो वो ये शर्त लगा सकता है कि किसी कार्य को करने पर या किसी कार्य को नहीं करने पर या कोई ऐसी अनिश्चित घटना के घटित होने पर या अनिश्चित घटना के घटित नहीं होने पर वो अपनी संपत्ति उनको ट्रांसफर करेगा। तो ये शर्त कौन सी है? ये शर्त है पूर्ववर्ती शर्त है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि धारा 12 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यानी कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति जब ट्रांसफर करता है तो वो धारा 12 के अधीन रहते हुए, यानी दिवालिया वाली बात के अधीन रहते हुए ये शर्त लगा सकता है कि मैं आपको संपत्ति तभी आप में ट्रांसफर होगी जब ये अनिश्चित घटना के घटित होने पे या अनिश्चित घटना के घटित नहीं होने पे आपको संपत्ति ट्रांसफर होगी। यानी कंक्लूजन ये निकलता है सेक्शन 31 का कि कोई भी व्यक्ति जब संपत्ति ट्रांसफर करता है तो वो ये शर्त लगा सकता है, शर्त के अधीन वो संपत्ति को ट्रांसफर कर सकता है। और अगर वो ये शर्त लगाता है कि किसी घटना अनिश्चित घटना के घटित होने या अनिश्चित घटना के घटित नहीं होने पर, मान लो उसने कहा कि कल बारिश आएगी तो मैं आपको संपत्ति ट्रांसफर कर दूंगा। अब उसने घटित अनिश्चित घटना के घटित होने पर ये शर्त लगाई है, घटित होने की शर्त लगाई। अगर कल बारिश नहीं होती है, उसने तो कहा आएगी तो, यानी घटना के घटित होने के लिए शर्त लगाई। अगर कल बारिश नहीं आती है तो वो संपत्ति का जो ट्रांसफर हुआ, वो जो अंतरण हुआ, वो अंतरण क्या है? शून्य हो जाएगा, अंतरण वैध नहीं रहेगा, यानी प्रॉपर्टी वापस किसमें रह जाएगी? अंतरक के पास ही चली जाएगी। ठीक है। और अगर उसने कहा कि घटना के घटित नहीं हो, मान लो उसने कहा 1 जनवरी को बारिश नहीं आती है तो मैं आपको ये संपत्ति ट्रांसफर कर दूंगा। अगर नहीं आती है बारिश, नहीं होने का शर्त लगाई और नहीं आती है बारिश 1 जनवरी को, तो संपत्ति उसमें चली जाएगी। और अगर नहीं आने की शर्त थी और घटना घटित हो जाती है, यानी बारिश आ जाती है, तो संपत्ति किस में जाएगी? रहेगी वापस अंतरक के पास ही रह जाएगी। यानी वो ऐसी शर्त लगा सकता है कि घटना के अनिश्चित घटना के घटित होने या घटित न होने पर अंतरण है जो शून्य हो सकता है या प्रभावी नहीं रहेगा, यानी अंतरण वैध नहीं रहेगा। अब है सेक्शन 32। सेक्शन 32 क्या कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो अंतरक है, जो संपत्ति ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसफर करने के साथ में वो शर्त लगा सकता है, सेक्शन 31 में कहा। लेकिन सेक्शन 32 क्या कह रहा है कि जो शर्त लगाई जा रही है वो विधि मान्य होनी चाहिए, यानी अविधि मान्य अनलीगल शर्त नहीं होनी चाहिए कि कल आप चोरी करोगे तो मैं आपको ऐसी संपत्ति ट्रांसफर कर दूंगा, ऐसी शर्त नहीं लगाई जा सकती। ये अविधि मान्य शर्तें कौन सी होती है? अविधि मान्य शर्तें कौन सी होती है? अपन सेक्शन 25 में पढ़ के आए हैं, जो विधि विरुद्ध और विधि के उपबंधों को विफल करने वाली हो, वो सारी बातें जो सेक्शन 23 में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दी गई है, वो सारी बातें यहाँ पर आती। नेक्स्ट आ रहा है सेक्शन 33। सेक्शन 33 कह रहा है कि कोई कार्य को करने की शर्त है और उस कार्य को करने के लिए समय विनिर्दिष्ट नहीं किया तो अंतरण में क्या इफेक्ट पड़ेगा? अंतरण कब माना जाएगा? मान लो ए कहता है कि मैं आपको, बी को कहता है कि आप ये कार्य करोगे तो मैं आपको ये संपत्ति दे दूंगा। ठीक है, आप ये कार्य करोगे मतलब आप एलएलबी पास करोगे तो मैं आपको ये संपत्ति ट्रांसफर कर दूंगा। लेकिन इसमें क्या है? समय नहीं बताया कि कब तक वो कार्य उसको करना है। ठीक है, एलएलबी कब, कौन से सन तक उसको पास करनी है, समय नहीं बताया। तो
वो शर्त भंग कब मानी जाएगी? जब उस शर्त का पालन किया जाना हमेशा के लिए क्या असंभव हो जाए, या निश्चित अनिश्चित कालावधि तक उसका पालन ही नहीं किया जा सके, तो वो शर्त भंग हो जाती है और संपत्ति का ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर सेक्शन 33 है जो क्या बताता है कि समय नहीं बताया, किसी काम को करने की शर्त लगाई कि इस कार्य को करोगे आप तो आपको संपत्ति अंतरित की जाएगी। ये पूर्ववर्ती शर्त है। ठीक है, ये पूर्ववर्ती शर्त है कि ये काम करोगे तो आप में कोई संपत्ति का हित आप में आएगा। अब वो काम कब तक करेगा उसके लिए समय नहीं बताया है, तो समय नहीं बताया तो वो जब भी कर सकता है जब तक, लेकिन उस शर्त या जो कार्य की जो करने की शर्त थी वो हमेशा के लिए असंभव ही हो जाए। मान लो वो 10th में ही पास नहीं हुआ और LLB कैसे पास करेगा, तो वो क्या है, असंभव होगी हमेशा के लिए कि ये तो LLB कर ही नहीं सकता। या अनिश्चित काल अवधि यानी अनिश्चित समय अवधि के लिए वो क्या है, असंभव हो जाए कि अब वो मान लो 10वीं तो उसने पास कर ली लेकिन उसके बाद में उसने पढ़ाई छोड़ दी तो फिर वो LLB कैसे पास करेगा। इसलिए यहाँ पर बताया कि वो शर्त कब भंग मानी जाएगी, या तो वो उस शर्त का पालन करना असंभव हो जाए या अनिश्चित समय अवधि में उसका पालन करना असंभव हो जाए, तो वो शर्त भंग मान ली जाती है और संपत्ति आगे ट्रांसफर नहीं होती है। अब सेक्शन 34 क्या कहता है, 33 और 34 जो सेक्शन है वो मिलते जुलते हैं। 33 में भी काम करने की शर्त है और 34 में भी काम करने की शर्त है, लेकिन 33 में ये है कि समय अवधि नहीं बताई, तब वो कब तक उस शर्त का पालन कर सकता है, जब तक कि उसका असंभव नहीं हो जाती पालन करना, तब तक वो संपत्ति में हित प्राप्त कर सकता है। 34 है कि कार्य करने की शर्त पर संपत्ति अंतरित की जाती है जबकि समय विनिर्दिष्ट किया हुआ है, समय बताया हुआ है कि इस समय अवधि में आपको वो काम करना है। मान लो वो कह देता है कि इन 2 सालों में 2021 में आपको LLB पास करनी है, टाइम पीरियड बता दिया, तब आपको 2021 में अगर आप LLB पास करते हो तो आपको संपत्ति मिल जाएगी। ठीक है, टाइम पीरियड बता दिया। अब टाइम पीरियड बता दिया, मान लो वो 2021 में LLB पास कर लेता है तो संपत्ति के हित उसको मिल जाएगा, लेकिन अंतरक या कोई भी व्यक्ति जिससे हित जा रहा है, जिसको LLB पास करनी है 2021 में, उसको तो हित मिलेगा अगर वो उस टाइम पीरियड में जो बताया है, जो शर्त लगाई उसमें काम कर देता है तो उसको तो हित मिलेगा। लेकिन कोई व्यक्ति चाहता है कि B को हित मिले नहीं, तो वो क्या करते हैं, 2021 में जो B है उसको LLB पास करने से निवारित करना या उसको रोकने के लिए क्या कर देता है, 2021 में उसको जेल में डलवा देता है, झूठा मुकदमा करके, है नी, झूठा मुकदमा करके उसको जेल में डलवा देता है एग्जाम्पल। तो उसको निवारित कर दिया कैसे, कपट से, कपट पूर्वक उस निश्चित समय अवधि के भीतर उसको कार्य करने से निवारित कर दिया। तो जिस व्यक्ति जिससे हित जा रहा है तो वो निवारित कर रहा है कपट पूर्वक, तो जितने समय के लिए उसे निवारित किया, मान लो 2021 के लिए उसे जेल में डलवा दिया और 2021 में उसको LLB पास करनी थी, तो 1 साल के लिए उसको जेल में डलवाया, तो वो 1 साल का टाइम पीरियड उसे अधिक मिलेगा क्योंकि उसे कपट पूर्वक, कपट के द्वारा उस निश्चित समय अवधि में कार्य करने से रोका गया था। ठीक है, समझ आया कि जहां पर समय अवधि निश्चित है और उस समय अवधि के भीतर कोई व्यक्ति जिससे हित ट्रांसफर हो रहा है वो उसे कपट पूर्वक उस कार्य को, उस शर्त का पालन करने से निवारित करता है, रोकता है, तो उसको उतना ही अधिकतम टाइम दिया जाएगा जितने समय के लिए उसे कपट पूर्वक उस शर्त का पालन करने से रोका गया है। यानी 1 साल के लिए उसे जेल में डलाया गया तो 1 साल उसको अधिक टाइम मिलेगा और उस समय में उसको उस शर्त का पालन करना होगा।
उसको टाइम मिलेगा। और अगर जहां पर मान लो इसी में एक बात इसी सेक्शन में दी कि समय विनिर्दिष्ट नहीं था, समय कार्य करने की शर्त पर ही संपत्ति ट्रांसफर की गई और समय विनिर्दिष्ट नहीं कि कितने समय में उसे वो शर्त पूरी करनी है। फिर क्या है, जिससे ही ट्रांसफर हो रहा है वो कपट पूर्वक क्या है, उसे निवारित करता रहता है। समय विनिर्दिष्ट नहीं है और कपट पूर्वक वो उसे निवारित करता रहता है या उसके उस शर्त का पालन होने से उसे स्थगित करता रहता है, तो माना जाएगा कि जिस व्यक्ति या जिस अंतरिति को वो शर्त का पालन करना था उसने शर्त का पालन उस निश्चित समय अवधि जहां निश्चित नहीं थी उस समय अवधि में शर्त का पालन कर दिया था। समझ आ गया? सेक्शन 34 में दो बातें हैं, एक तो टाइम पीरियड निश्चित है उसमें कपट पूर्वक उसे निवारित करता है, दूसरी है कि जहां टाइम पीरियड निश्चित नहीं है और फिर भी वो कपट पूर्वक उसे रोकता है कि काम करने ही नहीं देता, काम करने की शर्त का पालन करने नहीं देता। तो जो कपट कर रहा है, जो कपट जानबूझ के कर रहा है, कार्य होने नहीं दे रहा, उस शर्त का पालन होने नहीं दे रहा, तो माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने अंतरिति ने शर्त का पालन कर दिया है, अंतरिति ने शर्त का पालन कर दिया है। अब सेक्शन 35, सेक्शन 35 निर्वाचन का सिद्धांत है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है अपने को, क्वेश्चन आता है इसमें से, समझा हुआ है अपना कि सेक्शन 35 क्या कहता है कि कोई निर्वाचन का सिद्धांत है, क्यों बनाया गया, ये साम्य के सिद्धांत के आधार पर बनाया गया कि कोई व्यक्ति एक कार्य से लाभ और हानि दोनों एक साथ नहीं ले सकता या दोनों हाथों से वो लाभ नहीं ले सकता, एक लाभ को चुनेगा तो एक कर्तव्य भी उसके साथ में आएगा, ये बात है। ठीक है, तो सेक्शन 35 ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति, यानी इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, ए व्यक्ति कपट पूर्वक या जानबूझकर प्रवंचना करता है, धोखा देता है, मतलब धोखे पूर्वक किसी अन्य व्यक्ति को संपत्ति, किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति को ट्रांसफर करता है। एग्जाम्पल, ए व्यक्ति है वो किसी और की संपत्ति, यानी संपत्ति किसकी है, बी की है, ए व्यक्ति है वो कहता है सी को, ए व्यक्ति कहता है सी को मैं अपने आप को ये संपत्ति ट्रांसफर करता हूं, संपत्ति का मूल्य तो कितना है, 800 रुपए की, एग्जाम्पल 800 रुपए की संपत्ति का मूल्य है। ए मालिक कौन है संपत्ति का, संपत्ति का मालिक है बी। ए क्या है, सिंपल सी लैंग्वेज में देखे तो प्रॉपर्टी डीलर है। ए क्या है, प्रॉपर्टी डीलर है और बी की प्रॉपर्टी है, उसे कपट पूर्वक या प्रवंचना पूर्वक किसी अन्य व्यक्ति को देने की वो क्या करता है, प्रवंचना करता है, प्रवंचना करता है एक, और उसी संविदा या उसी संव्यवहार का भाग रूप फायदा उस स्वामी यानी प्रॉपर्टी के असली मालिक, कौन है असली मालिक, बी है, उसे कहता है कि आपकी प्रॉपर्टी तो भाई 800 रुपए की है, मैं आपको इसके 1500 रुपए दिलाता हूं। तो अब चुनाव किसको करना होगा, एक व्यक्ति प्रॉपर्टी डीलर है, बी की प्रॉपर्टी है, बी असली मालिक है, और ए क्या करता है, बी की प्रॉपर्टी है और उसको सी को ट्रांसफर करने की प्रवंचना करता है। तो अब बी के पास आता है ए कि भाई आप अपनी या तो क्या है प्रॉपर्टी रख लो, या इस मूल्य तो इसका 800 रुपए ही है आपकी प्रॉपर्टी का, लेकिन मैं आपको 1500 रुपए दिलवा सकता हूं। तो अब चुनाव किसको करना होगा, संपत्ति के असली मालिक, असली स्वामी को चुनाव करना होगा, निर्वाचन करना होगा कि वो अपनी प्रॉपर्टी अपने पास रखना चाहता है या उस संव्यवहार से होने वाले फायदे, यानी वो 1500 रुपए लेना चाहता है क्या, उसको चुनाव, या तो वो 800 रुपए की प्रॉपर्टी अपने पास रख ले या उससे चुनाव करना होगा कि 1500 रुपए वो स्वीकार कर ले, फायदा स्वीकार कर ले। वो ऐसा नहीं कह सकता कि नहीं मेरी प्रॉपर्टी 800 की है, मैं तो ये भी रखूंगा 1500 रुपए भी रखूंगा, ऐसा नहीं कर सकता, दो अधिकार उसे नहीं दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो उसे ये चुनाव करना होगा
कि या तो क्या है वो अपनी प्रॉपर्टी अपने पास रखे या फिर वो जो होने वाला फायदा है, भागरूप होने वाला जो फायदा है वो स्वीकार, उनमें से किसी एक चीज के लिए उसको चुनाव करना होगा। ठीक है। अब मान लो वो जो स्वामी है वो कह दे कि नहीं भाई, मैं तो अपनी प्रॉपर्टी अपने पास ही रखूंगा, मैं तो अपनी प्रॉपर्टी अपने पास ही रखूंगा। तो जो फायदा जो उसे देने की को ऑफर किया गया था 1500 रुपए, तो वो वापस किसको चले जाएंगे? अंतरक को, या उसके हित प्रतिनिधि जो भी है उनको चले जाएंगे, और ऐसा माना जाएगा कि ऐसा कोई वैन हुआ ही नहीं था। यानी वापस किस में आ जाएगा? ए के प्रतिनिधि जो एलआर है उनको वापस 1500 रुपए मिल जाएंगे। ठीक है। अब इसमें आगे आता है कि जहां अंतरण अनुग्राहिक हुआ यानी निशुल्क हुआ हो, निशुल्क हुआ हो, और ध्यान से सुनो, जहां अंतरण निशुल्क हुआ है और जो स्वामी है यानी बी है उसके निर्वाचन करने से पहले, उसके निर्वाचन करने से पहले ही अंतरक की मृत्यु हो जाती है या अंतरक नवीन अंतरण करने के लिए असमर्थ हो जाता है। जैसे बी को ऑफर तो कर दिया कि आप चुनाव कर लो, या तो 800 रुपए की प्रॉपर्टी रख लो या 1500 रुपए का फायदा स्वीकार। बी उसमें क्या है, चुनाव करने में या निर्वाचन करने में क्या है, टाइम लगाता है। बी टाइम लगाता है, तो उस टाइम लगाने से पहले ही ए की डेथ हो जाती है या ए नवीन अंतरण करने के लिए क्या है, असक्षम हो जाता है। तो वहां पर जो ए के एलआर है, ए के जो विधिक प्रतिनिधि हैं, वो कितना मूल्य वापस उसे देंगे? निराश अंतरित कौन हुआ? सी को कितना मूल्य वापस देंगे? चाहे उन्होंने सी से कितने भी पैसे लिए हुए हो, चाहे सी से कितने भी पैसे उन्होंने लिए हुए हैं, चाहे वो अब मूल्य 800 रुपए की प्रॉपर्टी है, लेकिन चाहे वो सी को कितने 2000 में भी बेच रहा है, लेकिन ए की डेथ हो जाती है बी के चुनाव करने से पहले, ए की डेथ हो जाती है, तो ए के जो एलआर है, ए के जो विधिक प्रतिनिधि हैं, वो सी को उस संपत्ति का वास्तविक मूल्य ही भुगतान करेंगे, वास्तविक मूल्य ही भुगतान करेंगे। और अगर प्रतिफलार्थ संपत्ति को ट्रांसफर करता है, ए सी को मान लो पैसे देकर संपत्ति बेच रहा है, आगे ट्रांसफर करता है, तो जितना एडवांस सी से ले रखा था ए ने, ए के एलआर उतना एडवांस उसको देंगे। ठीक है, वापस उतना एडवांस रिटर्न कर देंगे। इसमें उदाहरण भी दिया हुआ है कि सुल्तानपुर का एक खेत है और जिसका मूल्य क्या है, जिसका मूल्य है 800 रुपए, सावेद जिसका मूल्य 800 रुपए, और वो क्या है, उसे 1000 रुपए में देने की प्रवंचना करता है, 1000 रुपए में देने की प्रवंचना करता है, लेकिन बी जिसको चुनाव निर्वाचन करना उससे पहले ही क्या है, ए की डेथ हो जाती है। ए के एलआर सी को यानी निराश इंत्रिति को कितना देंगे? उस संपत्ति का वास्तविक मूल्य ही भुगतान करेंगे। ठीक है, अब आगे आता है, इसमें दूसरा पॉइंट आता है। फर्स्ट पॉइंट आ गया कि ए अगर अंतरण अनुग्राहिक था तो कितना देंगे, और अगर प्रतिफलार्थ था तो एडवांस जो लिया गया था वो उतना भुगतान कर देंगे। दूसरा पॉइंट आ रहा है कि इस धारा के प्रथम पैरेग्राफ पर नियम लागू होता है, यानी जहां स्वामी को, रियल स्वामी जो संपत्ति का है, उसको ये चुनाव करना होता है कि वो संपत्ति ले रहा है या फायदा लेगा।
तो वहां जो अंतरण कर रहा है, कौन कर रहा है? ए कर रहा है। ए जो अंतरण करता है, चाहे वो विश्वास करता हो या ना करता हो कि उसे अंतरण करने की प्रवंचन अंतरण की वह प्रवंचना करता है, मतलब वो जानबूझ के करता है वो अंतरण, या बिना उसको नॉलेज है या नहीं है, लेकिन वो संपत्ति को आगे ट्रांसफर करने की प्रवंचना कर देता है। तो वो इसमें यहां आ रहा है कि वो स्वयं कहता है कि ये मेरी ही प्रॉपर्टी है, सी को आगे ये कहता है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इसमें आ रहा है कि कोई व्यक्ति है जो उसमें सीधा फायदा नहीं ले रहा, जैसे बी, चुनाव किसको करना है? बी को करना है। अगर बी उस जो व्यवहार हो रहा है या जो व्यवहार हो रहा है उसमें डायरेक्ट फायदा नहीं लेता, और इनडायरेक्ट तो फायदा ले ही सकता है। मान लो वो ए ने कहा 800 रुपए की प्रॉपर्टी आपको मैं 1500 देता हूं, तो वो डायरेक्ट तो 1500 लेने से तो मना कर देता है कि नहीं, लेकिन उससे होने वाले जो किराया है वो लेता रहता है, तो वहां उसको चुनाव की आवश्यकता नहीं होगी। यानी वास्तविक स्वामी को अगर कोई वो डायरेक्ट फायदा दिया जा रहा है तो वो डायरेक्ट फायदा नहीं ले रहा, और उससे होने वाले इनडायरेक्ट फायदे लेता रहता है, तो वहां उसे चुनाव करने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आ रहा है कि मान लो ए है जो मालिक की हैसियत से तो क्या कह देता है कि नहीं, मैं तो अपनी प्रॉपर्टी अपने पास रखूंगा, लेकिन वही मालिक, असली जो मालिक है, वो उस संपत्ति में ट्रस्टी भी है, उसकी एक और हैसियत भी है, और वो ट्रस्टी की हैसियत से 1500 रुपए रखने का चुनाव कर लेता है, तो वहां पे उसको चुनाव करने की आवश्यकता नहीं है। यानी एक ही हैसियत में वो फायदे स्वीकार करना चाहिए। अगर एक ही हैसियत में वो फायदा स्वीकार कर लेता है और दूसरी हैसियत में अपनी प्रॉपर्टी अपने पास रखना स्वीकार कर लेता है, तो वहां उसे चुनाव करने या निर्वाचन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। समझ आया कि अगर कोई व्यक्ति दो हैसियत धारण करता है, कोई व्यक्ति दो हैसियत धारण करता है, तो उसे उन दो हैसियत में अलग अलग फायदे ले सकता है वो, तो वहां उसे चुनाव की आवश्यकता नहीं होती। एक ही हैसियत में दो फायदे नहीं ले सकता, दो अलग अलग हैसियत में है तो अलग अलग फायदे वो ले सकता है, ये बताया। अब आता है सेक्शन 35 में 4 अपवाद भी दिए हुए हैं। सेक्शन 35 में 4 अपवाद दिए हुए हैं कि जहां पर उसे चुनाव की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, चुनाव करने की आवश्यकता या निर्वाचन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कब नहीं पड़ती है? फर्स्ट अपवाद ये है कि जहां संपत्ति का स्वामी यानी बी क्या है? जानता है कि कंडीशन ए ने प्रॉपर्टी आगे ट्रांसफर कर दी है, ए ने प्रॉपर्टी आगे ट्रांसफर करने की प्रवंचना कर दी है, और उससे होने वाले फायदा यानी जो 1500 रुपए उससे मुझे दे रहा है, ए बी जानता है, फिर भी वो 1500 रुपए ले लेता है, फायदा उसका स्वीकार कर रहा है, और उसको ये भी पता है कि ये मेरा कर्तव्य है कि मैं इसमें चुनाव करूं, निर्वाचन करूं, फिर भी वो क्या है, मौन रहता है, और उन फायदे को जो उस व्यवहार में जिसको फायदा, बी को जो फायदा दिया जा रहा है, वो उस फायदे को चुपचाप स्वीकार करता रहता है। ठीक है, तो फिर वो क्या करता है, उसे पता है कि मुझे ये चुनाव करना है कि अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी मेरे पास रख रहा हूं तो मुझे इस फायदे को त्यागना होगा, फिर भी वो क्या है, अपने पास रखता है। तो ये माना जाता है कि उसने चुनाव मतलब उसने फायदा लेना स्वीकार कर लिया है, पुष्टि कर दी है। ठीक है, इसी में ये सेकंड था। फर्स्ट ये है कि मान लो ए कहता है बी को कि आपकी रानी बाजार वाली जो प्रॉपर्टी 800 रुपए की है आप मुझे दे दो, और मैं इसके बदले आपको 1500 रुपए दे दूंगा, या मैं आपको इसके बदले व्यास कॉलोनी वाली प्रॉपर्टी दूंगा। ठीक है, ये उनमें विशिष्ट फायदा क्या था, व्यास कॉलोनी वाली उसको प्रॉपर्टी वो दिला रहा था।
अब अगर वो कहता है कि नहीं, मैं तो अपनी रानी बाजार वाली लैंड ही भूमि अपने पास रखूंगा, तो उसे विशिष्ट फायदा त्यागना होगा। यानी व्यास कॉलोनी वाली जो भूमि वो उसे देने के लिए कहता है तो उसको त्यागना होगा। लेकिन अगर वो विशिष्ट फायदा तो त्यागता है, लेकिन उसके साथ जुड़े हुए जो उसी समय में उसे मान लो रानी बाजार वाली भूमि से कोई किराया प्राप्त हो रहा है या उसके साथ जुड़े हुए कोई अन्य फायदे हैं अगर उसे मिल रहे हैं, तो वहां उसे चुनाव करने की आवश्यकता नहीं होगी, वो उन्हें त्यागने के लिए आबद्ध नहीं होगा। यानी उसे चुनाव तो तब करना होता जब वो उस विशिष्ट फायदे को स्वीकार कर लेता और भूमि कहता है कि नहीं, मैं तो भूमि भी अपने पास रखूंगा और विशिष्ट फायदा लेना है मुझे, तो उसे चुनाव करना होगा कि या तो विशिष्ट फायदा रखो अपने पास या उस भूमि को रखो। अगर वो विशिष्ट फायदे को त्याग देता है और विशिष्ट फायदे के अलावा यानी व्यास कॉलोनी की जो लैंड है उसके अलावा अन्य कोई फायदा वो लेता है, तो उसको चुनाव करने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा मैंने पहले ही बता दिया कि उसको ड्यूटी थी, वो करते वो प्रतिकरण जो प्रतिफल मिल रहा है या जो फायदा मिल रहा है उसको लेता रहता है और उसको ये पता है कि मेरे को कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य कि मैं चुनाव करूं, निर्वाचन करूं, फिर भी वो निर्वाचन करता नहीं है और उस होने वाले फायदों को क्या करता है, स्वीकार करता रहता है, लेता रहता है। तो माना जाएगा कि उन्होंने अंतरण की पुष्टि कर दी है। ठीक है, अंतरण की पुष्टि कर दी है। थर्ड आता है कि कोई व्यक्ति जिसे फायदा प्रदत्त किया गया है और विसम्मति अभिव्यक्त किए बिना ही क्या उसका यूज करता रहता है, तो मान लिया जाता है लगातार यूज कितने वर्ष तक करता है, 2 वर्ष तक वो उसका यूज कर लेता है, 2 वर्ष तक उसका यूज कर लेता है। 2 वर्ष तक यूज कर लिया जो फायदा दिया जा रहा था, तो मान लिया जाता है कि उसने अंतरण को की पुष्टि कर दी या भाई वो फायदा लेना उसने स्वीकार कर लिया। कैसे कि जैसे ए ने बी की संपत्ति को सी को ट्रांसफर करने की प्रवंचना की और बी को इसके बदले कहा कि या तो आप अपनी भूमि रख लो या ये इस कोयले की खान को रख सकते हो। तो बी क्या करता है, उस कोयले की खान का 2 वर्ष तक यूज कर लेता है, खनन कर लेता है। तो अब अगर 2 वर्ष तक उसने खनन कर लिया तो क्या वापस उस कंडीशन में पहुंचा जा सकता है जब वो खान उसे दी गई थी, बी को दी गई थी? नहीं पहुंचा जा सकता। 2 वर्षों के भीतर उसने जो खनन कर लिया है उस कंडीशन में वापस पहुंचा नहीं जा सकता। इसलिए माना जाएगा कि बी वास्तविक स्वामी ने फायदा लेना स्वीकार कर लिया है। ठीक है, फोर्थ आता है इसमें पॉइंट कि अंतरक कहता है, ए कहता है बी को कि भाई आप चुनाव कर ले और 1 वर्ष बीत जाता है वो कहते कहते कि आप चुनाव कर ले, 1 वर्ष के भीतर वो कोई जवाब यानी बी वास्तविक स्वामी क्या है, कोई भी जवाब नहीं देता 1 वर्ष के भीतर। तो 1 वर्ष में कहने के बाद में भी कोई जवाब नहीं दे रहा है, मौन रहता है, तो ये मान लिया जाएगा कि उसने फायदा लेना स्वीकार कर लिया है या वो कोई भी उपेक्षा भी नहीं करता कि नहीं मैं तो फायदा नहीं लूंगा, कुछ भी नहीं कहता, तो माना जाएगा कि उसने फायदा रखना स्वीकार किया है या फायदा लेना चाहता है, अपनी उस अंतरण की वो पुष्टि करता है। नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है कि अगर वास्तविक स्वामी यानी बी किसी निर्योग्यता के दशा में है, मान लो विधिक निर्योग्यता उसमें है, तो उसका चुनाव करना तब तक स्थगित रहेगा जब तक कि वो विधिक निर्योग्यता में है या जब तक कि निर्वाचन किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा नहीं कर दिया जाए।
मान लो कोई व्यक्ति है, असली स्वामी क्या है, बी जो असली स्वामी है वो पागल हो जाए या चित्त विकृत है, तो वो क्या है, विधिक नियोगिता है, उस कंडीशन में वो क्या है, चुनाव करने के लिए सक्षम नहीं है, तो उसका बी जो नियोग्य है, विधिक नियोगिता है जिसमें, तो उसका चुनाव करने का अधिकार तब तक स्थगित रहेगा जब तक कि उसमें विधिक नियोगिता है, या अगर चुनाव कोई सक्षम प्राधिकारी कर दे उसकी ओर से तो ठीक है। ठीक है, ये था सेक्शन 35 निर्वाचन का सिद्धांत। इसमें 8 पॉइंट है। फर्स्ट तो पैरा है कि क्या होता है निर्वाचन, कौन करता है, फिर इसके बाद में 4 पॉइंट है कि कब निर्वाचन की आवश्यकता नहीं होती, और 4 इसके अपवाद दिए हुए हैं। ठीक है, ये इसको पढ़ते हैं। अब आता है सेक्शन 36 और 37, दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं, दोनों ही प्रभाजन अपॉर्टमेंट का सिद्धांत बताते हैं। 36 है जो क्या है, समय के आधार पर प्रभाजन का सिद्धांत बताता है, और जो सेक्शन 37 है वो दायित्व के आधार पर प्रभाजन के सिद्धांत को बताता है। सेक्शन 36 क्या कहता है, जैसे कि मैंने पहले सेक्शन 8 में भी बताया, क्या है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी संपत्ति को ट्रांसफर करता है, अंतरण करता है जो आय देने वाली है, तो जिस तारीख को संपत्ति ट्रांसफर की जाती है उससे पहले होने वाली आय तो क्या है, अंतरक रखेगा, और उस तारीख, अंतरण की तारीख के बाद होने वाली आय अंतरित के पास जाएगी। क्यों जाएगी, कि अंतरण के साथ में जुड़े हुए फायदे भी उसके साथ में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, इसमें हकदार व्यक्तियों के हित पर्यवेक्षण पर कालिक संदायों का प्रभाजन हेडिंग बहुत टिपिकल से दी हुई है, तो अपने को याद ये रखना है, समय के आधार पे प्रभाजन कहाँ पे है, 36 में। तो 36 ये कह रहा है कि मान लो एक दुकान है और उससे हर मंथ 5,000 रुपये किराया आता है। अगर उस दुकान को ए की दुकान है, ए क्या है, उस दुकान को पहले पे तो बी को किराए पे चढ़ा रखी है, बी को किराया पर दे रखी है। अब उसी दुकान को क्या कर देता है, ए सी को बेच देता है, सी को बेच देता है। तो अब बी जो किराएदार है, बी जो किराएदार है उसे क्या करना है, मान लो 15 तारीख को विक्रय हुआ सी को उस दुकान का, तो 15 तारीख यानी 14 तारीख तक का किराया तो किसको देगा, बी ए को देगा जो पुराना वाला मालिक था, और 15 तारीख से बाद वाला किराया किसको देगा, सी को देगा जो नया मालिक हुआ है। समझ आया कि समय के आधार पे विभाजन, कालिक विभाजन बोलते हैं इसको, जो समय के आधार पे विभाजन, कि जो किराएदार है वो उसको तो 5,000 रुपये का ही भुगतान करना है। अगर ऐसी संपत्ति जिसका वो किराएदार है उस संपत्ति को आगे क्या है, विक्रय कर दिया जाता है, और महीने की 15 तारीख को विक्रय किया तो बी आधी राशि किराए की ए को देगा और आधी राशि सी को देगा। ठीक है, ये तो था समय के आधार पर प्रभाजन। सेक्शन 37 37 क्या कहता है, दायित्व के आधार पर प्रभाजन का सिद्धांत है। बाध्यता या दायित्व के आधार पे प्रभाजन का सिद्धांत है। इसको अपन एक सिंपल से लैंग्वेज में समझे तो सीधा से समझ आएगा कि ए है, ए की कोई जमीन है, ठीक है, ए की जमीन है और वो क्या है, उस जमीन को उसने बी को किराए पे दे रखा है, बी को किराए पर दे रखा है, और वो किराया कितना लेता है उससे, वो किराया कितना लेता है कि 30 रुपये और एक मोटी भेड़ के पर वो उससे किराया दे देता है कि हर महीने आप मुझे 30 रुपये दोगे और 1 साल के आप मुझे एक भेड़ भी दोगे, ये किराया है। और इस किराए के आधार पे ए क्या है, अपनी जमीन बी को किराए पर दे देता है।
फिर क्या करता है, फिर ए क्या है, किराए पे तो बी को दी हुई है वो जमीन 30 रुपए महीने के, और एक मोटी भेड़ हर साल वो ए को देगा। बी बी कौन है, किराएदार। अब ए क्या करता है, उसी जमीन को जो बी को किराए पे दिए, उसी जमीन को सी डी ई तीन व्यक्ति यानी 3 व्यक्तियों को आगे क्या है, बेच देता है, आगे बेच देता है। तो अब जो बी है वो किराया क्या सबको अलग अलग देगा, नहीं देगा, वो सिर्फ 30 रुपए महीने के ही देगा, 30 रुपए महीने के ही देगा। अब सी डी ई का हिस्सा कितना है, उनके दायित्व के आधार पर विभाजन किया जाएगा। यानी ऐसा कोई दायित्व है जिसका अगर विभाजन किया जा सकता है तो विभाजन किया जाएगा, और ऐसा दायित्व जिसका विभाजन हो नहीं सकता, क्या भेड़ का विभाजन किया जा सकता है, नहीं, कि आधी इसको दे दूं आधी इसको दे दूं, 3 हिस्से कर दूं भेड़ के और इनको तीनों सी डी ई को मैं दे दूं, ऐसा विभाजन किया ही नहीं सर। दायित्व 2 प्रकार के, फर्स्ट तो जिनका विभाजन किया जा सकता है यानी 30 रुपए है उनका तो वो विभाजन करके दे देगा, लेकिन ऐसा कोई दायित्व जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता तो उनमें से वो किसी एक को भेड़ का परिधान करेगा, फिर वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप पैसे बांट लेंगे। और किसी भी दशा में जहां विभाजन हो सकता है और जहां दायित्व का विभाजन नहीं हो सकता, किसी भी दशा में दायित्व का बोझ किराएदार पे बढ़ेगा नहीं। यानी मान लो किराएदार ए को पहले 30 रुपए और एक मोटी भेड़ 1 साल की देता था, एक भेड़ देता था, तो अब उसने क्या है, अपनी संपत्ति क्या है, सी डी ई को बेच दी। तो ऐसा नहीं है कि बी को अब 3 गुना किराया चुकाना पड़ेगा। यानी दायित्व का बोझ बी पर किसी भी दशा में, चाहे प्रभाजन होता हो चाहे प्रभाजन नहीं होता हो, दायित्व का किसी भी दशा में दायित्व की मात्रा नहीं बढ़ेगी। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि 30 रुपए हर एक को आप दो, अब नया जो भी है, या एक एक भेड़ हर साल आप इनमें से तीनों को दोगे, ऐसा किसी भी दशा में नहीं होगा। तो जहां दायित्व का विभाजन हो सकता है वहां तो विभाजन कर देगा कि वो 10-10 रुपए उनको तीनों को हर महीने दे देगा, और जहां दायित्व का विभाजन नहीं हो सकता यानी मोटी भेड़ जो है उसका तो वो विभाजन नहीं कर सकता बी, कि मैं सी को डी को ई को आधी आधी दे दूं, ऐसा नहीं कर सकता वो, तो वो उनमें से किसी एक को दे देगा और वो स्वयं सेटलमेंट करेंगे बाकी के जो बचे हुए। और अगर अब एक ये है कि वो उनको कोई जरूरी नहीं है कि उनका सबका अनुपात भी बराबर हो। जो नए जो क्रेता हुए हैं सी डी ई जो क्रेता है, कोई जरूरी नहीं है इनका तीनों का ही अंश बराबर हो, उनके अंश भी अलग अलग हो सकते। मान लो सी ने क्या है 2,000 रुपए दिए हों और डी और ई ने 1,000 रुपए ही दिए हों उस जमीन को, ए की जो जमीन थी उसे खरीदने को, तो अब बी को कितना भुगतान करने का, बी को आधा हिस्सा यानी 15 रुपए किसको भुगतान करने होंगे, सी को भुगतान करने होंगे, और 7.5 रुपए डी को और ई को भुगतान करने होंगे। समझ आ गया होगा आयु, ठीक है। अब आता है सेक्शन 38। सेक्शन 38 कह रहा है कि कुछ परिस्थितियों में अंतरण करने के लिए किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर दिया जाता है। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जिसमें किसी व्यक्ति को संपत्ति ट्रांसफर करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, और वो परिस्थितियां आ जाती है और वो व्यक्ति जिसको ऐसे प्राधिकृत किया हुआ है वो संपत्ति को अगर ट्रांसफर कर दिया जाता है तो ये उपधारणा कर ली जाती है कि वो परिस्थितियां विद्यमान रही होगी जिसके कारण ही ये इस व्यक्ति ने जो प्राधिकृत किया है व्यक्ति उसने संपत्ति को ट्रांसफर की है। उदाहरण के रूप में इसको समझते हैं अपन
कि ए की बहुत सारी प्रॉपर्टियां हैं, वो चला जाता ऊपर। अब उसकी विधवा है। विधवा क्या हुई, उसके परिवार की कर्ता हो गई। उसको जो ए के जो उत्तरजीवी पुत्र पुत्रियां जो भी थे, या उनके जो भी उत्तरजीवी थे, जो भी वारिस ए छोड़ के गया है, उनका पालन पोषण किसको करना था, ए की विधवा को करना था। लेकिन उसके पास में क्या है, अब इतनी प्रॉपर्टी नहीं है, पैसे नहीं है कि वो उसको उन सब का पालन पोषण कर सकते, उन सब का भरण पोषण कर सके। तो उस कंडीशन में बी क्या कर सकती है, उनमें से किसी एक संपत्ति को विक्रय उनमें से किसी एक संपत्ति का अंतरण कर सकती है। तो जो भी व्यक्ति खरीदता है, जो भी क्रेता होता है, वो गुड फेथ में खरीदता है और उसे पता है कि परिस्थितियां ऐसी हैं, इन परिस्थितियों में ये प्राधिकार है, ऑथराइज्ड है संपत्ति का अंतरण करने के लिए। विधवा वैसे तो क्या है, उत्तरजीवी रहते हुए हैं या उनके वारिस है, तो वो संपत्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकती। लेकिन अगर उनको खाना खिलाना है, बच्चे अवयस्क हैं, माइनर है, तो उनको खाना खिलाना है या कुछ भी उनके भरण पोषण करना है, इसके लिए संपत्ति को ट्रांसफर करती है। तो जो क्रेता होता है वो गुड फेथ में सद्भावना पूर्वक उस संपत्ति को क्रय करता है और ये धारणा करता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिसके कारण ये संपत्ति को ट्रांसफर करने के लिए प्राधिकृत है, गुड फेथ में खरीदती है। तो मतलब इसमें यही बताया है सेक्शन 38 में कि वो परिस्थितियां विद्यमान रही होगी जिनके कारण ये व्यक्ति जो प्राधिकृत किया हुआ है, जो ऑथराइज्ड किया हुआ है, वो संपत्ति को अंतरित करने के लिए सक्षम रहा है। उपधारणा है इसमें खाली। फिर आता है सेक्शन 39। सेक्शन 39 ये कह रहा है कि मान लो कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, ए की कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी से ए की जो प्रॉपर्टी है उससे आय होती है, और होने वाली आय से कई व्यक्तियों का भरण पोषण होता है, या उनको क्या है, विवाह के लिए राशि है, मतलब उनमें उस प्रॉपर्टी पे भार होता है। अब ए क्या है, ए चला जाता है। ए के बाद में उन प्रॉपर्टी को जो भी रखेगा, जो भी उनका उत्तराधिकारी होगा, या जो भी उस प्रॉपर्टी को संभालेगा, वो क्या होता है, वो अंतरिती आ गया, वो अंतरिती हो गया, पक्षकारों के कार्य की तरह हो रहा। तो जो भी व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को में हित प्राप्त करता है या अंतरित की जाती है, अगर ये ऊपर भी ना जाए और उस प्रॉपर्टी को जिससे आय होती है और जिस पर अन्य का भरण पोषण करने का भार है, तो वो उस प्रॉपर्टी को आगे अंतरित करता है। तो अंतरिती को उस प्रॉपर्टी से होने वाली आय से उन सभी का भरण पोषण करना होगा जो अंतरण से पहले थी। एग्जाम्पल, जैसे ए की कोई जमीन है और उस जमीन से बी सी डी ई एफ जी 5-6 आदमी है, उन सबको क्या रोटी रोजी मिलती है या उनका भरण पोषण होता है। अब ए ने क्या है, संपत्ति ट्रांसफर कर दी सी को, सी को क्या है, सूचना, वो उसको पता है कि गुड फेथ में वो लेता है, गुड फेथ में संपत्ति खरीदता है और निःशुल्क लेता है। अंतरण क्या है, सी को निःशुल्क हुआ होना जरूरी है। तो जो सीडीबी, जो भी जिन व्यक्तियों का भरण पोषण उस जमीन से होता था, अगर अंतरण निःशुल्क है, सी को निःशुल्क अंतरित हुई है, तो वो सारे के सारे व्यक्ति उसी प्रॉपर्टी से भरण पोषण प्राप्त करने के हकदार होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या बातें आई, एक तो क्या है, उसे अगर सी ने पैसे चुका के संपत्ति को खरीदा है, अंतरित करवाया है, तो वहां पर सी उन व्यक्तियों का भरण पोषण करने के लिए लायबल नहीं होगा। ठीक है, और अगर जिसे
और अगर जिसे सूचना थी कि भाई इस प्रॉपर्टी पे तो बहुत सारे व्यक्तियों का भरण पोषण है और वो जानबूझ के उसको खरीदता है, तो वहां पर वो लायबल नहीं होगा। जिसको सूचना नहीं थी कि इस प्रॉपर्टी से भरण पोषण होता है, और वो क्या है, गुड फेथ में खरीद लेता है कि भाई ये तो सारी मेरी रहनी है अब, और गुड फेथ में खरीदता है, सूचना नहीं थी, तो वहां पर वो भरण पोषण करने, उन सब व्यक्तियों का भरण पोषण करने के लिए लायबल नहीं होगा। ठीक है, अब आता है सेक्शन 40। सेक्शन 40 क्या है, ये सुखाचार के अलावा है। सुखाचार की कोटि में नहीं आने वाली बाध्यता का बोझ है। मान लो कोई व्यक्ति है, एक ही जमीन है, वो अपनी जमीन का, निजी जमीन है, उसका उपयोग करता है। ठीक है, अब बी की पास वाली भूमि से क्या करता है, वो रास्ता लेता है या कोई भी अन्य लाभ लेता है, पेड़ की छाया लेता है या कुछ भी लाभ लेता है। ठीक है, वैसे आता तो क्या है, सुखाचार जैसा ही मिलता जुलता है, लेकिन है सुखाचार की कोटि में नहीं आने वाली बाध्यता है ये। तो सुखाचार वाली में तो क्या कहा है, हवा का, प्रकाश, हवा, जल, मार्ग का और मार्ग का अधिकार है, 3-4 अधिकार दिए। अब उसके अलावा जो भी अधिकार हैं वो क्या है, यहाँ पर है कि मान लो ए अपनी भूमि का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए बी की भूमि से बाध्यता होगी, बी की भूमि की बाध्यता है कि वो हवा आने देगी, प्रकाश आने देगी, पानी आने देगी, छाया आने देगी, जो भी। अगर बी क्या है, अपनी संपत्ति को ट्रांसफर कर देता है, और किसको कर देता है, सी को ट्रांसफर कर देता है, तो ए अपनी संपत्ति को ट्रांसफर करता है, यहाँ पे बी नहीं करता, ए अपनी संपत्ति को ट्रांसफर करता है, तो अंतरिती कौन हुआ, सी हुआ। सी को वो सारे फायदे लेने का अधिकार है जो ए लेता था बी की भूमि से। सी वो सारे के सारे फायदे, सुखाचार की कोटि में नहीं आने वाले सारे के सारे फायदे लेने का अधिकारी हो जाता है। ठीक है, लेकिन वहां पर क्या है, वही बात है कि निःशुल्क होना चाहिए और उसको सूचना होनी चाहिए, गुड फेथ में होना चाहिए, तब वो अंतरिती वो फायदे स्वीकार करेगा, वो बाध्यता स्वीकार करेगा, दोनों ही कंडीशन में। ठीक है, अगर सी प्रतिफल देके बी की जमीन खरीदता है, तो फिर वो ए को वो उस बाध्यता के लिए लायबल नहीं होगा, दोनों ही कंडीशन में इसमें आ जाता है। ठीक है, अब आता है सेक्शन 41 क्या क्या है, प्रत्यक्ष स्वामी द्वारा अंतरण। इसको क्या क्या बोलते हैं, इसको फैलाव का सिद्धांत भी बोलते हैं, और दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण भी बोलते हैं। तो इसको सिंपल सी लैंग्वेज में समझना ये है, बेनामी समव्यवहार इसी को कहते हैं कि जैसे हस्बैंड है, गवर्नमेंट जॉब में है और उसको अदर सोर्सेस से इनकम हो रही है, वो उस इनकम को कैसे खर्च करता है, वो उस इनकम को क्या है, अपनी वाइफ के नाम प्रॉपर्टी ले लेता है, अलग अलग जगह अपनी वाइफ के नाम प्रॉपर्टी ले लेता है। तो दुनिया की नजरों में कौन हुआ, उन सारी जमीनों का मालिक कौन हुआ, उसकी वाइफ हुई, क्योंकि वाइफ के नाम से वो प्रॉपर्टियां खरीदता है। तो दृश्यमान स्वामी कौन हुआ, वाइफ हुई। और अगर दृश्यमान स्वामी यानी वाइफ के द्वारा उस प्रॉपर्टी को आगे अंतरण कर दिया जाता है, तो जो अंतरिती है, जो गुड फेथ में सद्भावना पूर्वक जांच पड़ताल करने के बाद खरीदता है, कि भाई आस पड़ोसियों को पूछता है
कि ये भूमि किसकी है, ये इसके डॉक्यूमेंट किसके नाम पे बोलते हैं, तो वो सारे ही कहेंगे एक ही वाइफ के नाम बोलते हैं, यानी उस वाइफ के नाम जो दुनिया की नजरों में दृश्यमान स्वामी है, और वो अपनी संपत्ति को आगे ट्रांसफर कर देती है वाइफ। तो प्रत्यक्ष मालिक या जो रियल मालिक है, हितबद्ध है, उसकी अभिव्यक्ति या विवक्षित सहमति से वो अंतरण करती है। तो बाद में जो प्रत्यक्ष मालिक होता है यानी जो हस्बैंड होता है, वो आके ये उस अंतरण को शून्य करणीय नहीं करवा सकता, शून्य करणीय भी नहीं करवा सकता। यानी वो अंतरण क्या है, शून्य नहीं है बल्कि वैध है, ना तो वो शून्य है ना वो शून्य करणीय भी, वॉइडेबल भी नहीं करवा सकता। यानी वो अंतरण क्या हो गया, वो वैलिड हो गया, वैलिड हो गया। इस सिद्धांत या फैलाव के सिद्धांत का क्या है, ये क्यों लिया, ये भी साम्य के सिद्धांत पर ही आधारित है कि दो व्यक्ति हैं, दोनों ही अपराध कर रहे हैं, दोनों ही अपराध कर रहे हैं, तो सजा तो किसको, दोनों को ही मिलेगी। लेकिन जिसकी नेग्लिजेंसी या जिसकी उपेक्षा के कारण ये अपराध हुए हैं, जिसकी अधिक नेग्लिजेंसी थी, उसे दंड अधिक मिलेगा। कैसे, कि जैसे हस्बैंड है, ये जो हस्बैंड है उसने नेग्लिजेंसी उपेक्षा की है, डॉक्यूमेंट अपनी वाइफ के नाम बनवाए हैं, बेनामी से व्यवहार कर रहा है वो, तो उसकी गलती है, तो उसकी सजा तो उसको मिलेगी। और दूसरी गलती करने वाला कौन होता है, जो क्रेता है, जो अंतरिति बनता है, वो उस संपत्ति को क्या करता है, दृश्यमान स्वामी से खरीदता है। वो बिना जांच पड़ताल किए हुए अगर खरीद लेता है तो भी क्या है, अंतरण शून्य करणीय नहीं होगा। यानी उसको जांच पड़ताल करने का अधिकार है, उसकी ड्यूटी है, वो जांच पड़ताल नहीं करता है तो भी अंतरण शून्य करणीय नहीं होगा। लेकिन परंतु इसमें कह दिया कि जो अंतरिति उसे गुड फेथ में और युक्तियुक्त सावधानी बरतने के बावजूद, बरतने के पश्चात ही उसको वो खरीदनी चाहिए। अगर वो जल्दी से आके खरीद लेता है, कि आज पड़ोसी वाले दो आदमी कह रहे हैं कि ये तो इसकी वाइफ की है, और वो खरीद लेता है, वो ये नहीं जांच पड़ताल करता है इसकी वाइफ को बेचने का अधिकार है या नहीं है, डॉक्यूमेंट में इसका नाम है या नहीं है, वो जांच पड़ताल नहीं करता, तो फिर वो क्या है, और या उसे जान पता हो जाता है कि भूमि तो एक ही है, उसके हस्बैंड की है, लेकिन कागज जिसके नाम है, और उसको कम पैसों में बहला फुसला के अगर वो उससे खरीदता है तो वो अंतरण शून्य करणीय हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेक्शन 42। सेक्शन 42 ये कह रहा है कि पूर्वोत्तर अंतरण का प्रतिसहन करने का अधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा अंतरण, यानी इसमें दो अंतरण हो रहे हैं। जैसे एक ही संपत्ति है, एक ही संपत्ति है, वो बी को इस शर्त के साथ संपत्ति ट्रांसफर करता है कि आप इस तरीके से इसका यूज करोगे, अगर इस तरीके से यूज नहीं करते हो, पश्चातवर्ती शर्त लगा रहा है, तो इस अंतरण का रिवोकेशन हो जाएगा, यानी ये अंतरण प्रतिसहन हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और वापस मैं इस संपत्ति को क्या है, आगे ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है, यानी रिवोकेशन या प्रतिसहन के अधिकार को आरक्षित रखते हुए, क्या आपने इस तरीके से काम नहीं किया तो इस अंतरण का रिवोकेशन या प्रतिसहन हो जाएगा। इस अधिकार को आरक्षित रखते हुए ए क्या है, अपनी संपत्ति बी को ट्रांसफर करता है, और बी क्या करता है, उस शर्त का, मान लो ए ने जो शर्त लगाई उसका पालन करता नहीं है, तो क्या है, अंतरण प्रतिसहन हो गया, जो ट्रांसफर हुआ उसका रिवोकेशन हो जाएगा। और पश्चातवर्ती अंतरिति, यानी ए की प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर हुई, बी ने शर्त का पालन नहीं किया, तो वापस किस में चली जाएगी, आगे सी को ट्रांसफर करेगा, फिर सी को ट्रांसफर करेगा, परतर अंतरण बोलते हैं जिसको, वो सी को ट्रांसफर करेगा, तो सी उन्हीं दायित्व, उन्हीं बाध्यताओं के अधीन
धारण करेगा जो दायित्व बाध्यता बी के लिए रखी गई थी, जो बी के लिए रखी गई थी। मान लो इसमें एक उदाहरण भी दिया हुआ है कि ए की कोई जमीन है, ए की जमीन है, वो बी को पट्टे पे देता है, पट्टे पे देता है, और पट्टे पे देने के साथ में ये शर्त लगा देता है कि इस संपत्ति के मूल्य में अगर कोई कमी होती है तो ये जो अंतरण है, पट्टे का जो अंतरण हुआ है वो क्या है, समाप्त हो जाएगा, उसका प्रतिसहन हो जाएगा और आगे मैं प्रॉपर्टी किसी और को पट्टे पे दे दूंगा। तो ए की प्रॉपर्टी बी को पट्टे पे दी और कहा इस तरीके से यूज करना, और नहीं करते हो तो वापस क्या है मेरे पास आ जाएगी, ये कह देता है। तो बी उस तरीके से यूज नहीं करता और अंतरण क्या है, अंतरण का प्रतिसहन हो जाता है। ए ने पहले ही अंतरण के समय ही अंतरण जो कर रहा है ये, उस समय ये शर्त आरक्षित रख ली थी कि मैं इसमें रिवोकेशन हो जाएगा अगर इस शर्त का पालन इस तरीके से आपने यूज नहीं किया पट्टे की जमीन को। तो जैसे ही रिवोकेशन होता है ए उस संपत्ति को आगे सी को पट्टे पे दे देता है। अब सी के वही दायित्व वही बाध्यता होंगी जो बी के थे, ठीक है, यानी आगे रिवोकेशन के अधिकार को आरक्षित रखते हुए वो आगे अंतरण भी कर सकता है। अब आता है सेक्शन 43। सेक्शन 43 क्या कहता है कि अप्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अंतरण, इसको विबंध का सिद्धांत भी बोलते हैं, ठीक है, कि अप्राधिकृत व्यक्ति द्वारा संपत्ति का अंतरण जो अंतरण करने के बाद में या पीछे हित अर्जित करता है। तो इसमें कहा गया, जैसे उदाहरण से समझेंगे इसको, ए व्यक्ति है जो कि क्या है, पुत्र है, जो पुत्र है, ठीक है, ए पुत्र है किसका, बी का, या ए का पुत्र कौन है, बी पुत्र है, बी पुत्र है, ठीक है। अब बी, ए की जमीनें थी 5, एक्स वाई 1 2 3 4 5 ए की जमीनें थी। ए बीमार होता है, बी को लगता है कि मेरे पिता का तो मैं एक ही वारिस हूं, तो ये पांचों की पांचों जमीनें क्या है, मेरे पास ही आनी है वसीयत द्वारा। तो वो क्या करता है, बी जो पुत्र है वो उन में से 3 जमीनें, 1 2 3 जमीनों को क्या करता है, आगे सी को अंतरित करने की प्रवंचना कर देता, अंतरित करने की संविदा कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है, 3 जमीनें अंतरित करने की करता है। तो बाद में जब अंतरण करने की तो उस समय उसके पास कुछ भी नहीं थी, ए की संपत्ति थी, मान लो 1 नंबर वाली प्रॉपर्टी ही बी के पास थी और 2 और 3 नंबर वाली उसके पास आई नहीं और उसने पहले ही कर दी, सीखो कि ये दोनों प्रॉपर्टी अभी मेरे पास आएगी तो मैं इसको कर दूंगा, आपको अंतरित कर दूंगा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया और कॉन्ट्रैक्ट चालू रहने के दौरान ही बी के पास में 2 3 4 सारी प्रॉपर्टियां यानी 5 प्रॉपर्टियां आ जाती है उसके पास में। तो जो अंतरिती है सी है वो कहेगा कि अब मुझे 1 2 3 तीनों प्रॉपर्टियां अंतरित करो आप। तो बाद में अंतरक ये नहीं कह सकता कि नहीं, जब अंतरण की जो आपके साथ में संपत्ति ट्रांसफर की जो संविदा हुई थी, कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, उस समय तो मेरे पास तो एक ही प्रॉपर्टी थी, 2 तो मेरे पास आई ही नहीं थी। तो अंतरिती को ये अधिकार है कि संविदा के प्रवर्त रहने के दौरान अंतरक को जो प्रॉपर्टियां मिलती है और जिनके लिए उनके बीच में दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो उस प्रॉपर्टी को प्राप्त कर सकता है, ठीक है, प्राप्त कर सकता है संविदा। लेकिन इसमें एक बात है कि संविदा के प्रवर्त अस्तित्व में रहने के दौरान ही अंतरक के पास वो प्रॉपर्टियां आनी चाहिए, तभी अंतरिती उन प्रॉपर्टी को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा प्राप्त नहीं कर सकता, ठीक है। इसमें एक बात आई है कि यदि कोई मान लो
बी जो था, कौन था, बी पुत्र था, और उसने संपत्ति ट्रांसफर कर दी सी को। सी के पास तो ये अधिकार है ना कि वो बी से वो 1 2 3 तीनों प्रॉपर्टियां ले, क्योंकि उन दोनों के बीच में, बी और सी के बीच में ये कॉन्टैक्ट हुआ था कि वो आपको ये 3 प्रॉपर्टियां सी को ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तीनों प्रॉपर्टियां सी को लेने का अधिकार है। लेकिन अगर सी 1 2 3 तीनों में से किसी भी प्रॉपर्टी को आगे ट्रांसफर कर देता है, बी ट्रांसफर करता है सी को और सी आगे ट्रांसफर कर देता है, ठीक है, डी को, और डी क्या करता है, डी सद्भावना पूर्वक और प्रतिफल देकर वो क्या करता है, प्रॉपर्टी खरीदता है। किससे, सी से खरीदता है। तो जो डी है, जो अंतिम अंतरिति है, उसके अधिकारों का हास किसी भी दृष्टि में, किसी भी स्थिति में नहीं होगा। यानी उसको तो जितना सी के पास आएगी वो उतने की उतनी प्रॉपर्टी, जितने सी और डी के बीच में कॉन्टैक्ट हुआ है और प्रतिफल देकर हुआ है, प्रतिफल हुआ है और गुड फेथ में हुआ है, सूचना, उसे पता नहीं था कि सी के पास आने भूमि, लैंड 1 2 3 नंबर अभी आने बाकी है कि नहीं है, डी को कोई मतलब नहीं। डी के बीच में और सी के बीच में अगर कोई कांटेक्ट हो गया तो डी के अधिकारों का हास नहीं होगा। यानी डी उन 2 या 3 जितनी भी प्रॉपर्टी का उनके बीच में कांटेक्ट हुआ वो सारी की सारी प्राप्त करने का अधिकारी होगा। यहाँ पे डी क्या है, पश्चातवर्ती अंतरिति है। डी क्या है, पश्चातवर्ती अंतरिति है। उसने गुड फेथ में प्रतिफल देकर बिना सूचना के, उसको कोई सूचना नहीं थी कि सी के पास आएगी कि नहीं आएगी, उसने बिना सूचना के गुड फेथ में प्रतिफल देख के अगर कोई प्रॉपर्टी डी ने खरीदी है, पश्चातवर्ती अंतरिति ने खरीदी है, तो वहां उसके अधिकारों का हास नहीं होगा। ठीक है, फिर आता है सेक्शन 44। मैडम पिछली बार ये आया था क्वेश्चन, हाँ, कि संविदा के प्रवृत्त रहने के दौरान होनी चाहिए। ठीक है, यही आया था, ठीक है ना। आगे सेक्शन 44। सेक्शन 44 ये कह रहा है कि कोई एक प्रॉपर्टी है और उसमें कई सहस्वामी है, यानी कोई एक घर है या कोई एक जमीन है और उसमें कई सहस्वामी है, कई 5 से 5-7 आदमी मालिक हैं उसके। तो अगर उनमें से कोई एक सहस्वामी अपने हिस्से या अपने अंश या जितना अनुपात उसका है, ए का है, मान लो ABCD 5 आदमियों की वो जमीन है, जितना अनुपात एक सहस्वामी का है और वो उसको अंतरण करने के लिए प्राधिकृत है, तो वो अपने अंश या अपने हिस्से को आगे ट्रांसफर कर सकता है, अंतरण कर सकता है। कर दिया उसने आगे अंतरण, ठीक है। तो जो अंतरिति है उसका ये अधिकार हो जाएगा, कि जो बाकी बच्चे वेद से BCDE जो भी सहस्वामी हैं, जो बाकी के सहस्वामी उनके साथ वो उसका संयुक्त रूप से उपयोग कर सकता है, उसका विभाजन भी करवा सकता है, वो उसे आगे अंतरित करने की भी उसको पावर है। मतलब क्या है, संयुक्त कब्जा रख सकता है, उसका सामान्य या भागिक उपभोग कर सकता है, या संपत्ति का विभाजन कराने का अंतरिति जो आता है उसका ये अधिकार है। 3 अधिकार है, संयुक्त कब्जा, सामान्य या भागिक उपभोग का, थर्ड आता है विभाजन कराने का अधिकार है। परंतु अगर वो जमीन जिसके अंश का विक्रय किया जा रहा है एक सहस्वामी द्वारा, अगर वो सारे सहस्वामी संयुक्त कुटुंब के हैं और उस संयुक्त, मान लो 5 भाई थे, रियल हिंदू परिवार के कुटुंब के 5 भाई थे और उन 5 भाइयों में से एक भाई ने अपनी संपत्ति अपने वाले हिस्से को आगे ट्रांसफर कर दिया, तो उस जॉइंट फैमिली में, उस अविभक्त जॉइंट फैमिली जो है उसमें जो अंतरिति आएगा वो उसमें ना तो संयुक्त रूप से कब्जा रख सकता है,
ना उसका संयुक्त सामान्य भागिक पालन करवा सकता है, ना ही वो उसको विभाजन कराने का अधिकार होगा। यानी थर्ड पर्सन अजनबी आके क्या 4 भाइयों के परिवार में एक साथ रह सकता है? एक ही घर में नहीं रह सकता। वो उसका उपभोग भी नहीं कर सकता, ना ही वो उसका विभाजन करवा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आता है। फिर आता है 45, सेक्शन 45 कह रहा है कि प्रतिफलार्थ संयुक्त अंतरण खरीदा जा रहा है। यहाँ पर सेक्शन 45 में तो कोई प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है, कई व्यक्तियों द्वारा जॉइंट में संयुक्त अंतरित की जा रही है। मान लो एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी थी और उसने उस प्रॉपर्टी को 5 व्यक्तियों को बेच दिया, तो खरीदार कौन हुए? 5 व्यक्ति खरीदार हो गए। तो अब खरीद रहे हैं, क्रेता हो गए 5 व्यक्ति, तो उनको पैसे कितने कितने चुकाने होंगे? अगर वो सामान्य निधि में से, उनकी अगर कोई जॉइंट प्रॉपर्टी है पांचों की, तो वो उस जॉइंट अकाउंट में से या संयुक्त खाते में से दे देंगे पैसे। और संयुक्त खाते में से अगर दिए जाते हैं तो सबका बराबर हिस्सा दिया जाएगा। मान लो कोई 5 भाई है और पांचों भाई क्या है, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं और अपनी जॉइंट संपत्ति में से, संयुक्त निधि में से उसको पैसे भुगतान करते हैं, तो सबके हिस्से बराबर दिए जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट बात। सेकंड बात आती है कि अगर वो जॉइंट निधि में से खर्च नहीं कर रहे, अलग अलग अंश दे रहे अपना, तो जितना हिस्सा वो खरीद रहे हैं उस हिस्से के अनुपात में वो भुगतान करेंगे। मान लो 5 भाई है और उनमें से क्या है, एक भाई तो क्या है, आधा ले लेता है, आधा हिस्सा ले लेता है, और जो बाकी के बचे हैं वो 1.8वां हिस्सा लेते हैं, चारों भाई बाकी के जो है। तो उनको उस अनुपात में ही भुगतान करना होगा खरीदने के लिए। ठीक है, समझ आ गया कि जॉइंट है जब तक तो क्या है, जॉइंट निधि में से भुगतान कर रहे हैं, कि संयुक्त खाता है हमारा, इसमें से भुगतान कर रहे हैं, तो क्या है, सबका बराबर हिस्सा जाएगा। अगर वो संयुक्त खाते में से नहीं करते, अलग अलग पैसे भुगतान करते हैं, तो जितना हिस्सा वो खरीदते हैं उस अनुपात में ही वो राशि का भुगतान करेंगे। अब आ रहा है सेक्शन 46 में वो बेच रहे हैं कि कोई प्रॉपर्टी ऐसी है और जिसके क्या है, बहुत सारे व्यक्ति मालिक है। मालिक क्या है, बहुत सारे व्यक्ति हैं। मान लो 5 या 6 व्यक्ति किसी संपत्ति के मालिक है और वो 5-6 व्यक्ति क्या है, अपनी संपत्ति को क्या करते हैं, आगे ट्रांसफर कर रहे हैं, बेच रहे हैं, अंतरण कर रहे हैं। तो जो अंतरिती आएगा, जो व्यक्ति अंतरिती आएगा, वो उसे कितना हिस्सा देगा, वो क्या है, उनके वैसे तो क्या है, जहां तक तटपट को कोई संविदा नहीं होती है तब तक तो क्या है, सबको बराबर हिस्सा दे देगा। और जहां कोई संविदा है और समान मूल्य नहीं है, तो वो जितना अनुपात उनका उस भूमि में था, जितना हिस्सा प्रत्येक का उस भूमि में था, उसके अनुपात में भुगतान कर देगा। ठीक है, अब आता है 47 कि सामान्य संपत्ति में के अंश का सहस्वामियों द्वारा अंतरण, कि सामान्य संपत्ति के अंश का सहस्वामियों द्वारा अंतरण, जहां की स्थावर संपत्ति कई सहस्वामियों की है और वहां उनके अंश निर्धारित नहीं है कि कितना अंश किस सहस्वामी का है, तो वहां पर वो क्या है, कोई भी संपत्ति चाहे खरीद लेते हैं चाहे बेचते हैं, दोनों। 45 और 46 आएगा इसमें। ठीक है, 47 में कि जहां सामान्य संपत्ति के अंश का सहस्वामियों द्वारा अंतरण, सामान्य संपत्ति में से दे रहे हैं, तो वहां पर उनका समान ही माना जाएगा कि हर एक सहस्वामी का समान अंश रहा होता है। और जहां पर अंश बराबर नहीं होते, वहां वो क्या करते हैं, जितना अंश या जितना अनुपात होता है उसके बराबर राशि का भुगतान कर देते हैं। ठीक है, अब आता है 48 सेक्शन को क्या बोलते हैं, प्राथमिकता का सिद्धांत
या प्राथमिकता या पूर्विकता का भी सिद्धांत कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ए की संपत्ति है, ए की कोई संपत्ति है, वो उससे पहले क्या है, बी को ट्रांसफर करता है, फिर उसी प्रॉपर्टी को सी को ट्रांसफर करता है, फिर उसी प्रॉपर्टी को वो डी को ट्रांसफर करता है। यानी ए व्यक्ति अपनी एक ही संपत्ति को कई व्यक्तियों को भिन्न भिन्न समय पर अंतरित करता है। अब वो जो नए जो भिन्न भिन्न जो अंतरित बने हैं वो एक ही समय में उस संपत्ति का संपूर्ण रूप से यूज पूरे विस्तार के साथ युक्त या उसका यूज नहीं कर सकते कि बी सी डी ई एफ जिसको बेची संपत्ति अंतरित की, वो सारे के सारे क्या एक समय में उसको यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो वहां पूर्विकता का नियम लागू होगा। यानी सबसे पहले ए ने ट्रांसफर की बी को, तो पूर्विकता यानी पूर्ववर्ती जो अंतरित होता है उसका अधिकार सबसे पहले आएगा, यानी बी सबसे पहले उसका यूज करेगा, उसके बाद में सी करेगा, उसके बाद में डी करेगा। ठीक है, यानी जो पाक्षिक जो अंतरित होते हैं उनके अधिकार किसके अधीन आरक्षित रहते हैं? पूर्विक अंतरित के तहत पूर्विक जो अंतरित होता है उसके अधिकारों के अधीन रहेंगे। ठीक है, सेक्शन 49, ज्यादा तो नहीं हो रहा, 2 सेक्शन और करा देती हूँ। ठीक है, सेक्शन 49 ये कह रहा है कि बीमा पॉलिसी के अधीन अंतरित के अधिकार, यानी ए की कोई जमीन है या ए का कोई घर है या कोई कारखाना है और उसने क्या है, पॉलिसी करवा रखी है, बीमा पॉलिसी करवा रखी है ने उस कारखाने की, घर की या दुकान की जो भी है, और वो उसी भूमि या उस कारखाने या दुकान को बी को आगे ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, ए का कोई कारखाना था एग्जाम्पल, और उसने उसकी पॉलिसी करवा रखी थी और उस कारखाने को बी को ट्रांसफर कर देता है और उस कारखाने में फिर आग लग जाती है या कुछ भी हानि हो जाती है, तो जो बीमा धन है वो किसको मिलेगा? वो अंतरित यानी बी को मिलेगा। वो संपूर्ण अधिकार अंतरित को मिलेंगे जो कि अंतरण से पहले अंतरक को मिलते। यानी ये कह रहा है कि अगर अंतरण के बाद में उस बीमाकृत संपत्ति को कोई नुकसान होता है, जो बीमा धन मिलना है वो किसको मिलेगा? अब अंतरित को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेक्शन 50। सेक्शन 50 क्या कहता है? त्रुटिपूर्ण हक के अधीन धारक को सद्भावना पूर्वक दिया गया भाटक। हेडिंग ये कि ए की कोई जमीन है और उस जमीन को उसने क्या है, बी को किराए पे दे रखा है, बी को किराए पे दे रखा है। अब ए क्या करता है, उसी जमीन को सी को विक्रय कर देता है, सी को विक्रय कर दिया, तो बी को जो किराया चुकाना है यानी जो भाटक चुकाना है, बी को नॉलेज नहीं है कि इस प्रॉपर्टी को आगे विक्रय कर दिया गया है, तो बी क्या करेगा? बी किराया किसको दे के आ जाता है? ए को दे के आ जाता है सद्भावना पूर्वक। वो क्या है, भाटक किसको दे देता है? ए को किराया चुका देता है। तो वहां पर बी दायित्वधीन नहीं होगा कि वो सी को और किराया चुकाए। उसने तो त्रुटि सद्भावना पूर्वक, उसे पता नहीं था, उसे नॉलेज नहीं है कि इस जमीन को आगे विक्रय कर दिया गया है, तो उसे दोबारा किराया चुकाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल भी दिया है कि ख को एक खेत 50 रुपए पर भाटक देता है, फिर ग को अंतरित कर देता है, कोई सूचना ना तो सद्भावना पर क को चुका देता है, तो वह वापस दोबारा जो सी है वो बी से किराया नहीं मांग सकता। ये कहा है कि उसने गुड फेथ में त्रुटिपूर्ण हक रखने वाले व्यक्ति को चुका दिया था, गलती से चुका दिया, उसे नॉलेज नहीं थी इसलिए चुका दिया, तो दोबारा उसे बाध्य नहीं किया जाएगा कि किराया आप और चुकाओ। ठीक है,
ये इतना ही, आज इतना ही पढ़ेंगे सेक्शन 50 तक की। आगे का हाँ, और क्वेश्चन है क्या? नहीं मैम, कोई है तो बताओ। नहीं अभी तक तो कोई नहीं है। चलो ठीक है, तो फिर गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।